नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जिस अध्याय के बारे में बात करने जा रहे हैं वह कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास का पहला अध्याय है, जिसका नाम है संसाधन। दोस्तों, न केवल कक्षा 8 का विद्यार्थी होने के नाते बल्कि एक सामान्य इंसान होने के नाते भी यह अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसका नाम है संसाधन। दोस्तों, इस दुनिया में ना जाने कितने लोग रहते हैं और ना जाने कितने ही सदियों से जीते आ रहे हैं। हर इंसान अलग है और हर इंसान की ज़रूरत भी अलग है और उन ज़रूरतों को पूरा करने वाले उनके संसाधन और माध्यम भी अलग अलग है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर संसाधन होता क्या है। दोस्तों, संसाधन उन वस्तुओं को कहा जाता है, उन पदार्थों को कहा जाता है जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। वे सभी वस्तुएं जो इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वे वस्तुएं सभी संसाधन कहलाती हैं। लेकिन किसी भी वस्तु की उपयोगिता या उसकी प्रयोज्यता उस पदार्थ को संसाधन के रूप में तब्दील करती है। उदाहरण के लिए हम अक्सर मिट्टी का ढेर देखते हैं नदियों के किनारे और दूसरी जगहों पर। उस मिट्टी के ढेर को हम धूल या डस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं मानते, परंतु अगर उसी मिट्टी का इस्तेमाल कोई व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए करे या कोई किसान अपने खेत में बिछाकर खेती करने के लिए उसका इस्तेमाल करे, तब वह मिट्टी का ढेर ना होकर संसाधन बन जाती है। इसलिए दोस्तों, संसाधन के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु की उपयोगिता या उसकी प्रयोज्यता उस वस्तु को संसाधन के रूप में तब्दील करती है। दोस्तों, संसाधन सभी मूल्यवान होते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। यह बात अलग है कि कुछ संसाधनों का अपना आर्थिक मूल्य हो सकता है, जबकि कुछ संसाधनों का अपना कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि हमें भूख लगी है और हम ब्रिटानिया का बिस्किट खरीद कर खाते हैं तो उसकी एक कीमत है जो हमें अदा करनी पड़ेगी, चाहे वो 5 रुपए है या 10 रुपए है। तो उस ब्रिटानिया की जो बिस्किट की कीमत है वो उसका आर्थिक मूल्य है, इसीलिए यह एक आर्थिक मूल्य वाला संसाधन है। जबकि दूसरी ओर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु फिर भी वे इंसान की जरूरतों को पूरा करती हैं। ऐसी वस्तुओं को भी हम संसाधन ही मानते हैं। उदाहरण के लिए मानिए कि कोई इंसान है जिसको प्राकृतिक नज़ारे देखने में बहुत अच्छा लगता है और प्राकृतिक नज़ारों को देखकर उसे एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। पहाड़, बहता हुआ नदियाँ की धारा और पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ सूरज, ये नज़ारे देखकर अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से संतुष्टि मिलती है तो उसके लिए ये प्राकृतिक नज़ारा भी एक तरह का संसाधन है और इस प्राकृतिक नज़ारे की कोई आर्थिक कीमत नहीं है, कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। तो दोस्तों, वे तमाम वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उन तमाम वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि इंसान की जो आवश्यकताएं होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख लगना, नींद आना, प्यास लगना, और दूसरी मानसिक आवश्यकताएं कि किसी नज़ारे को देखकर मानसिक रूप से खुशी प्राप्त करना, संतुष्टि प्राप्त करना। इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधन अलग अलग होते हैं। तो इन दोनों आवश्यकताओं को जो वस्तुएं पूरा करती हैं उन तमाम वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। दोस्तों, संसाधन के बारे में जानना यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु को समय और तकनीक या प्रौद्योगिकी संसाधन के रूप में तब्दील करती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो वस्तु आज हम बेकार समझते हैं या जिनका अपना कोई मूल्य नहीं है, जिसको हम एक सामान्य बात कहकर मानते हैं, हो सकता है कि एक समय के बाद वह संसाधन बन जाए, उसका अपना एक आर्थिक मूल्य हो। उदाहरण के लिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कुछ इलाकों में अचार डालने का काम किया जाता है। अचार जिसको हम खाने के साथ खाते हैं,
अक्सर ये होता है कि लोग घरों में अपने अचार को डालते हैं, परंतु कई बार यह होता है कि कोई व्यक्ति इस अचार का उपयोग वाणिज्यिक स्तर पर करता है। वो अचार बनाता है और उसको एक कंपनी का नाम देकर बेचना शुरू कर देता है। शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इस आवश्यकता को महसूस किया गया, वैसे वैसे कुछ लोगों ने अचार को बनाकर उसको बेचने का अधिकार अपने पास ले लिया। तो इस प्रकार जिस अचार को हम घरेलू उपयोग की एक सामान्य वस्तु समझते थे, उसको धीरे धीरे समय ने और प्रौद्योगिकी ने एक संसाधन के रूप में तब्दील कर दिया। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उत्पादित करने का अधिकार अपने पास रख लेता है और इसको वो कानूनी रूप से मान्यता प्रदान कर देता है, तो इस एकाधिकार को पेटेंट कहा जाता है। पेटेंट के अधिकार का मतलब है किसी वस्तु को बनाने का और बेचने का एकाधिकार। और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पादन का पेटेंट प्राप्त कर लेता है, तो कोई अन्य दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को उसी नाम से बनाकर नहीं बेच सकता। उदाहरण के लिए ब्रिटानिया का बिस्किट है। ब्रिटानिया के बिस्किट का मतलब यह है कि ब्रिटानिया नाम से जितनी वस्तुएं बनाई जाएंगी, बिस्किट बनाए जाएंगे, वो सारे ब्रिटानिया वाले के होंगे। कोई दूसरा व्यक्ति ब्रिटानिया नाम से ना तो बिस्किट बना पाएगा और ना ही अन्य कोई खाद्य सामग्री। तो किसी वस्तु को बनाकर बेचने का एकाधिकार वाणिज्यिक स्तर पर पेटेंट कहलाता है। दोस्तों, अब अगला सवाल यह आता है कि जिस संसाधन की बात हमने अब तक की है, वो संसाधन कितने प्रकार का होता है या संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इस संबंध में हम कह सकते हैं कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्राकृतिक संसाधन, दूसरे मानव निर्मित संसाधन और तीसरे मानव संसाधन। दोस्तों, इन तीनों ही संसाधनों का हम एक एक करके बड़े विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसे जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल कक्षा 8 के विद्यार्थी के रूप में, बल्कि एक सामान्य इंसान होने के नाते भी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कि आखिर प्राकृतिक संसाधन होते कैसे हैं और कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और जिनका उपयोग हम बिना संशोधन के या उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके करते हैं। सूरज की धूप, हवा, पानी, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और हम इनका प्रयोग जिस रूप में करते हैं वो उसी रूप में करते हैं जिस रूप में प्रकृति ने हमें इन संसाधनों को प्रदान किया है, या इनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं। ऐसे संसाधनों को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि प्रकृति ने इन्हें हमें बने बनाया प्रदान किया है। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हम इनको एज इट इज या तो इस्तेमाल करते हैं या इनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम कुछ औजारों का या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें। कौन से वो संसाधन होते हैं, इनका अध्ययन हम बाद में अभी आगे करेंगे, परंतु यह जानना जरूरी है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन तो हम ऐसे हैं जिनको तत्काल बिना किसी वस्तु का, औजार का उपयोग किए कर सकते हैं, जबकि कुछ प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी का, औजारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, इन प्राकृतिक संसाधनों को हम विभिन्न आधारों पर अलग अलग रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम संसाधन देखते हैं उपयोग तथा विकास के आधार पर। दोस्तों, उपयोग तथा विकास के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहले वास्तविक संसाधन और दूसरे संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में ज्ञात हैं, उनकी मात्रा का भी पता है और जिनका हम वर्तमान समय में इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जो जर्मनी में रूर नामक प्रदेश में कोयले की खानें हैं और पश्चिम एशिया में तेल के जो भंडार हैं, उन सबको हम वास्तविक संसाधन कह सकते हैं, क्योंकि हम वर्तमान समय में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें उनकी मात्रा का भी ज्ञान है। जबकि दूसरी और संभाव्य संसाधन होते हैं। संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनके बारे में हमें ज्ञात तो है कि यहाँ पर संसाधन है, परंतु अभी तक हम इस स्थिति में नहीं आए हैं कि उनका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हमें उनकी मात्रा का ज्ञान नहीं है। ये दोस्तों इस बात को भी दर्शाता है कि तकनीकी रूप से अभी हम इतने समृद्ध नहीं हुए हैं, एडवांस नहीं हुए हैं कि उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। बल्कि ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाए कि हम इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। ऐसे संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं।
उसके बाद दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है, और उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहले जैव संसाधन और दूसरे अजैव संसाधन। दोस्तों जैव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो जीवित हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और खुद मानव। ऐसे संसाधनों को जीव संसाधन, जैविक संसाधन कहा जाता है। जबकि दूसरे अजैविक संसाधन होते हैं या अजैव संसाधन होते हैं, इसके अंतर्गत मृत वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे मिट्टी हुई, चट्टानें हुई और खनिज हुए। इन सबको हम अजैव संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। दोस्तों विस्तृत रूप से हम सभी संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, नवीनीकृत संसाधन और अनवीनीकृत संसाधन, या नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो अगला सवाल हमारे सामने अब यह आता है कि ये अनवीनीकरणीय संसाधन और नवीनीकरणीय संसाधन है क्या। दोस्तों नवीनीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म नहीं होते, बल्कि उनकी जो अस्तित्व है वो बरकरार रहता है। वो इस प्रकार के संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, बल्कि बार बार इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे संसाधनों को हम नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे हवा हुई, सूरज की धूप है और जल है। ये वो संसाधन है जिनका हम जितना उपयोग करें उतना भी कम है, ये कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। जबकि दूसरी ओर अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी मात्रा सीमित है, जिनको एक बार इस्तेमाल कर लिया जाए तो एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, दोबारा उनको बनाया नहीं जा सकता। तो ऐसे संसाधनों को हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ। ये वो संसाधन है जिनको हम एक बार इस्तेमाल करें तो वो खत्म हो जाते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों संसाधनों को वितरण और उपलब्धि के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। वितरण के आधार पर और उपलब्धि के आधार पर भी हम संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, सार्वभौमिक संसाधन और स्थानिक संसाधन, यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्सेज एंड लोकल रिसोर्सेज। दोस्तों सार्वभौमिक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो एक साथ दुनिया के हर हिस्से में, दुनिया में हर कहीं पाए जाते हैं, जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे सूरज की धूप, हवा, जल। ये वो संसाधन है जो दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। जबकि दूसरी ओर स्थानीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो सभी स्थानों पर ना होकर कुछ खास विशिष्ट स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी एशिया के जो तेल के भंडार है वह है, जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले की जो खाने हैं वे कुछ विशिष्ट स्थानों पर उपलब्ध हैं, इसीलिए उन्हें स्थानीय या लोकल रिसोर्सेज कहा जाता है। दोस्तों हालांकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति की देन है और कोई भी इंसान इनका इस्तेमाल कर सकता है। प्राकृतिक संसाधन कभी भी इस आधार पर लोगों के बीच विभेद नहीं करते कि कौन इंसान इनका इस्तेमाल करेगा या कौन इंसान इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। परंतु दोस्तों ये सारे संसाधन समान रूप से हर जगह नहीं पाए जाते, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का जो बंटवारा है वो भौतिक भूभाग, जल, वायु, ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों के ऊपर निर्भर करता है। और क्योंकि प्रकृति में, पृथ्वी पर इन प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है, इसीलिए ये संसाधन भी असमान तरीके से वितरित हैं। कोई संसाधन कहीं पाया जाता है, कोई संसाधन कहीं पाया जाता है और कहीं कुछ भी संसाधन नहीं पाया जाता। यह सब प्राकृतिक कारकों के वितरण के कारण है। तो दोस्तों इसी बात को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा दूर किया जाता है। जो वस्तु जहां आसानी से उपलब्ध है वह देश उस वस्तु का उन देशों को निर्यात करता है जहां वह वस्तु बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है या कम मात्रा में उपलब्ध है। इसी बात को हम दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं, जो पूरी दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधनों के बारे में। ये दूसरे तरीके के संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं के कारण बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जानना महत्वपूर्ण है कि कोई भी मानव निर्मित संसाधन बिना प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किए नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि मानव जिन प्रकार की भी वस्तुओं का निर्माण करता है, संसाधनों का निर्माण करता है, उनका निर्माण करने के लिए मानव को कच्चे माल की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की। और ये सारे के सारा रॉ मटेरियल हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक संसाधन, जो मूलभूत संसाधन है, वो तो प्राकृतिक संसाधन ही है। और जब इंसान उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करके उनका इस्तेमाल करता है तो वो मानव निर्मित संसाधन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए
दोस्तों उदाहरण के लिए जो पेड़ है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, परंतु उस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल इंसान कुर्सी बनाने के लिए, सोफा बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए करता है, ताकि वह अपनी बैठने की, सोने की, खाना खाने की आदतों को, आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसीलिए उसने अपने आराम के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितने भी संसाधनों का निर्माण किया है वो सारे के सारे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। हम ये मान सकते हैं दोस्तों कि अगर प्राकृतिक संसाधन ना हो तो इंसान किसी भी प्रकार की संसाधन का निर्माण नहीं कर सकता। दोस्तों यह भी बात एक महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे इंसान की आवश्यकताएं बदलती हैं वैसे वैसे उसके संसाधनों का रूप भी बदलता जाता है। दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों को मानव निर्मित संसाधनों में बदलने के लिए इंसान को तरह तरह के उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए वह अनेक वैज्ञानिकी प्रयोग करता है, इंजीनियरिंग प्रयोग करता है, औजार बनाता है ताकि प्राकृतिक संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप बना सके। परंतु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह जिन औजारों का, वस्तुओं का, उपकरणों का निर्माण करता है, उन वस्तुओं का निर्माण भी, औजारों का निर्माण भी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके किया जाता है। दोस्तों मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि किसी इंसान को अपने सोने के लिए बेड बनाना है, इसके लिए उसको पेड़ की लकड़ी की जरूरत है, लेकिन पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल वो अपने हाथों से नहीं कर सकता। पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए उसको आरी भी चाहिए, कील भी चाहिए, हथौड़ा भी चाहिए, ताकि वह पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी को निकाल सके और उस लकड़ी को बेड का या पलंग का रूप दे सके। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह जितने भी औजारों का या उपकरणों का निर्माण करता है वो खुद भी प्राकृतिक संसाधनों से ही बनते हैं। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि मूल रूप से प्राकृतिक संसाधन ही वास्तविक संसाधन है। उन्हीं संसाधनों को बदलकर इस्तेमाल करने का रूप जब इंसान करता है तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में आगे है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। दोस्तों किसी भी देश का वास्तविक संसाधन उस देश के लोगों को माना जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति की देन है और कोई भी इंसान इनका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यह भी सच है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल हम ज्यादातर सीधे तौर पर नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए पेड़ है, उसकी लकड़ी को हम काटकर उसे उसी रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए हमें उनके रूप को परिवर्तित करना पड़ता है और इस रूप को परिवर्तित करने का काम इंसान करते हैं। किसी देश के जो लोग प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में बदलने का कार्य करते हैं वो उस देश की वास्तविक संपदा माने जाते हैं। वो उस देश के वास्तविक संसाधन ऐसे लोगों को माना जाता है जो इन प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में बदलने का काम करते हैं। क्योंकि अगर मानव ना हो तो प्राकृतिक संसाधन जिस रूप में प्राप्त हुए हैं वो उसी रूप में हमेशा पड़े रहेंगे और हो सकता है उसी रूप में पड़े रहने के पश्चात वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए उन इंसानों की जरूरत है जो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी संसाधनों के रूप में बदल सकें। दोस्तों हर इंसान में ये काबिलियत होती है जन्म से ही कि वह मानव संसाधन बन सके, अर्थात ऐसा इंसान बन सके जो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी संसाधनों में बदल सके। यह काबिलियत हर इंसान में होती है और सरकार द्वारा भी इस बात को निश्चित तौर पर स्वीकार किया जाता है। दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को मानव संसाधन बनने में मदद करती हैं, वह है शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इसीलिए सरकार के द्वारा इन दोनों ही क्षेत्रों पर पर्याप्त मात्रा में बजट खर्च किया जाता है। शिक्षा इंसान का दिमागी विकास करती है, इसीलिए सरकार द्वारा शिक्षा के ऊपर बड़ी मात्रा में पैसे खर्च किए जाते हैं। दोस्तों शिक्षा दो तरह की होती है, पहली प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा और दूसरे सरकारी स्कूलों की शिक्षा। प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो पैसे लेकर प्रदान की जाती है, अक्सर मोटी मोटी फीस अदा करनी पड़ती है और यह अदा कर पाना हर इंसान के लिए संभव नहीं है। लेकिन सरकार यह भी मानती है कि हर इंसान में मानव संसाधन बनने की काबिलियत है। तो क्या जो बच्चे पैसों के अभाव में प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं वो बेकार रहेंगे? इस बात को सरकार स्वीकार करती है, इसीलिए ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार स्वयं करती है और ऐसे ही बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों का निर्माण किया जाता है जहां बिना फीस के या बहुत कम फीस के बच्चों को तमाम शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं, इस संभावना के साथ कि यदि इनमें से कोई भी बच्चा आगे चलकर मानव संसाधन बनता है तो यह उस देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।
लेकिन दोस्तों संभव है कि जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, बीमारियां आती हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में धन खर्च करती है। स्वास्थ्य सेवाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्राइवेट अस्पताल और दूसरे सरकारी अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल पैसे लेकर लोगों का इलाज करते हैं और यह मोटी मोटी फीस जो है मरीजों के ऊपर लाद देते हैं। यह फीस अदा कर पाना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। इसीलिए सरकार गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनमें संसाधन, मानव संसाधन बनने की काबिलियत तो है, लेकिन यदि वो बीमार हो जाते हैं तो सरकार उनको मरने के लिए नहीं छोड़ देती। ऐसे लोगों के इलाज के लिए सरकार ने सरकारी अस्पतालों का निर्माण किया है। इन सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं, दवाइयों का खर्च होता है या दूसरे मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे खर्च सरकार अपने कंधों पर लेती है, इस उम्मीद के साथ कि जिन लोगों का इलाज किया जा रहा है उनमें से कुछ लोग स्वस्थ होंगे और शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़कर वो मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित होंगे। और जब मानव संसाधन के रूप में वो परिवर्तित हो जाएंगे तो यह इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, क्योंकि यही लोग आगे चलकर प्राकृतिक संसाधनों को मानव निर्मित संसाधनों में बदलेंगे और उनका उपयोग इंसान कर पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी देश के वास्तविक संसाधन उस देश की आम जनता होती है। इसी बात को सरकार भी स्वीकार करती है। इसीलिए सरकार उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का अच्छी तरह से देखभाल करती है, क्योंकि सरकार इस उम्मीद के आधार पर काम करती है कि सभी लोगों में मानव संसाधन बनने की पर्याप्त संभावना है। दोस्तों इसके बाद है संसाधन संरक्षण। दोस्तों हमने देखा है कि मानव संसाधनों को हम व्यापक रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन वो है जो हम एक बार इस्तेमाल करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो एक बार इस्तेमाल करके खत्म हो जाते हैं। दोस्तों लेकिन इसमें यह है कि जितनी बेबाकी से हम इन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, यह संभव है कि बहुत जल्दी ही अनवीनीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाए और नवीनीकरणीय संसाधन अनवीनीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में आ जाएं। तो इसीलिए हमें इन संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। इन संसाधनों को इतना मौका देना चाहिए, वक्त देना चाहिए कि ये संसाधन अपने आप को रिसाइकिल कर सकें। संसाधनों के इस्तेमाल की इसी अवधारणा को दोस्तों संसाधन संरक्षण कहा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों इसका, कि मान लीजिए कि कोई महिला कपड़े धो रही है और जब तक वो कपड़ों में साबुन लगाती है तब तक वो नल को खुला छोड़ देती है। पानी बहता हुआ नाली में जा रहा है, जमीन पर बह रहा है, इसको उसकी कोई परवाह नहीं है। ये दर्शाता है कि हम संसाधनों के इस्तेमाल के प्रति कितने लापरवाह हैं, क्योंकि हम यह मान लेते हैं कि हम तो सरकार को इसका बिल अदा करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये जानना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा कि जितना पैसा हम सरकार को प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, वास्तव में सरकार उससे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है वो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए हमें एक सजग नागरिक के रूप में इन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। संसाधनों के इस्तेमाल की इसी अवधारणा को दोस्तों संसाधन संरक्षण कहा जाता है। दोस्तों संसाधनों की क्रम में जो अंतिम अवधारणा है वह सतत पोषणीय विकास की है। 8वीं क्लास में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको अपनी पाठ्य पुस्तक में सिर्फ सतत पोषणीय विकास मिलेगा दोस्तों, जबकि हम बड़ी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों को जब पढ़ते हैं 11वीं और 12वीं कक्षा की, तो उसमें सतत पोषणीय विकास के लिए धारणीय विकास का शब्द भी मिलता है। इंग्लिश में इन दोनों ही शब्दों के लिए एक शब्द है जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास कहा जाता है। इंग्लिश में दोनों के लिए ही एक ही शब्द है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सतत पोषणीय विकास है क्या और क्यों जरूरी है। दोस्तों अभी हमने देखा है कि अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, लेकिन जिस बेबाकी से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके खत्म होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए हमें संसाधनों के उपयोग के लिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास का अर्थ है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इतनी सोच समझ के करना चाहिए कि ये संसाधन की वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सके और साथ ही भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, भावी पीढ़ियां, उनके उपयोग के लिए भी सुरक्षित बच सकें। तो हमें सोच समझकर इनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये खत्म ना हो, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करें और साथ ही भविष्य में जो पीढ़ी आएगी उसके उपयोग के लिए भी ये सुरक्षित बचे रहें। दोस्तों मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले तक, बल्कि हो सकता है कि अभी भी टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट आती है
जिसमें एक गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है और बच्चा अपने पिता से बात करता है और कहता है कि पापा मैंने सोच लिया कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, मैं फ्यूचर में साइकिल की दुकान खोलूँगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग पेट्रोल को बर्बाद कर रहे हैं तो फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तो तब तो सभी साइकिल इस्तेमाल करेंगे। उसके पिताजी तब देखते हैं और अपनी गाड़ी बंद कर देते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा उदाहरण हमें दिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन जितनी तेजी से, जितनी बेबाकी से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेजी से बनते नहीं है। पेट्रोल जैसे संसाधनों को बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है और छोटी सी मात्रा में ये बनते हैं, जबकि हम इनका अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हमें इन संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। यही संसाधनों का संरक्षण है और यही सतत पोषणीय विकास है। तो दोस्तों, ये था कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास का पहला अध्याय संसाधन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।